जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस के एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो अगर रूस की तरफ से बंद ना किया गया होता तो जिस अमेरिकी F-47 को लेकर हम ये मानते हैं कि ये सबसे एडवांस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और अमेरिका इस प्रोग्राम को लीड कर रहा है, अमेरिका खुद रशिया से काफी पीछे हो सकता था। तो उसमें वजह क्या थी कि रूस को ये प्रोग्राम बंद करना पड़ा, और कैसे रूस को अपनी गलती का एहसास अब हो रहा है, और कैसे मिग की एक बेहतरीन डिजाइन को उस समय कदर नहीं की गई और आज रशिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, जब रशियन फाइटर्स की बात होती है तो इनकी कैपेबिलिटी में कोई संदेह बचता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को शुरू किया था और ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में हमने सुना और देखा था जो उस समय अपने समय से काफ़ी आगे थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप SU-47 बरकुट की बात कर लें या SU-37 टर्मिनेटर की बात कर लें जो कि एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, या फिर एक प्रपोज्ड MiG-41 की बात कर लें, ये वो एयरक्राफ्ट के नाम हैं जिन्होंने अपने समय में दुनिया को काफ़ी चौंका दिया था, क्योंकि ये वो कैपेबिलिटी ऑफर कर रहे थे जो काफ़ी देश विकसित भी नहीं कर पाए थे। लेकिन इसी रेस में मिग का एक और ऐसा प्रोग्राम था जो कि उस समय चर्चा का विषय था, लेकिन बीतते समय के साथ इस प्रोग्राम में धूल जमती गई और रशिया ने भी इसकी कदर नहीं करी, लेकिन उनको इसका एहसास अब हो रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका और चाइना जैसे देश अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स को अनवील कर रहे हैं और अमेरिका और चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर्स को यहां पर रिवील भी कर दिया है, और यूरोपीय देश इस समय एफकैश और टेम्पेस्ट जैसे प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं रूस ने भी सालों पहले एक ऐसा ही प्रोग्राम शुरू किया था। और ये प्रोग्राम शुरू किया गया था मिकोयन कॉरपोरेशन के तरफ से या मिकोयन डिजाइन ब्यूरो के तरफ से, जिसको आप मिग के नाम से भी जानते हैं। इनके तरफ से सालों पहले एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट सामने रखा गया था, जहां पर उस समय एक स्लीक ब्लेंडेड विंग बॉडी हमें देखने को मिली थी जिसमें कोई वर्टिकल टेल्स नहीं थी। और वो उस समय जो डिजाइन सामने रखी गई थी उसमें हमें 2D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और रेडार क्रॉस सेक्शन टेस्ट मॉडल भी देखने को मिला था। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट तक ही सीमित थी, कभी इसका कोई प्रैक्टिकल जो प्रोटोटाइप है वो तैयार नहीं किया गया। सच्चाई ये भी नहीं है। दरअसल रशिया ने काफ़ी डिटेल इसका अध्ययन किया था और उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर इस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, लेकिन उस समय रशिया के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, जिसके चलते इसमें फंडिंग की कमी और इसके अलावा जो इसमें दबाव था वो काफ़ी ज़्यादा था, और इसके चलते मिग का ये जो ड्रीम है ये ड्रीम बन के ही रह गया। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक पेपर एक्सरसाइज थी या ये डिज़ाइन सिर्फ पेपर तक ही सीमित था, तो ऐसा भी नहीं था। ये डिज़ाइन कोई पेपर एक्सरसाइज तक सीमित नहीं थी, बल्कि ऑलरेडी मिग की तरफ से इसका एक रेडार क्रॉस सेक्शन टेस्ट मॉडल भी तैयार किया गया था और इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था, उससे अध्ययन भी किया गया था और रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी। उस समय अमेरिका अपने 5th जनरेशन फाइटर जैसे कि F-35 को रिफाइन करने में लगा था, और चाइना का जो J-20 वो भी इनिशियल स्टेजेस में ही था, लेकिन रूस वहां पर 6th जनरेशन फाइटर को टेस्ट कर रहा था। मेक का कॉन्सेप्ट काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग था अपने समय के हिसाब से, क्योंकि जो ब्लेंडेड विंग बॉडी और यहाँ पर देखने को मिली थी वो आज के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक हॉलमार्क का काम करती है, और ये बोल्ड चॉइस मानी जाती है। और माना जाता है कि स्टेल्थ और एफिशिएंसी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए जो ब्लेंडेड विंग बॉडी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यही चीज़ आपको जो यूएस प्रोटोटाइप है वहाँ पर देखने को मिलती है। रशिया ने उस समय ही 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को सिलेक्ट किया था, और उन्होंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो 3D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम है उसको इग्नोर किया था, जो कि SU-35 में देखने को मिलता था। उनका एक ही उद्देश्य था कि डिज़ाइन को सिंपल रखा जाए, इसके अलावा जो स्टेल्थ ऑप्टिमाइज एयरफ्रेम है वो हमें वहाँ पर देखने को मिले। आज के टेस्ट मॉडल में क्रिटिकल माइलस्टोन को प्राप्त भी किया गया था, जब स्टेल्थ मेजर को देखते हुए उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि ये न सिर्फ एयरक्राफ्ट काफ़ी बेहतर रेडार क्रॉस सेक्शन ऑफर कर रहा है, बल्कि दूसरे फाइटर जेट्स की तुलना में इसमें जो रेंज है वो भी ज़्यादा है। इसके अलावा इसकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी हाई होने वाली थी। मिग ने इसकी एक बार झलक 2010 के दशक में दिखाई भी थी, लेकिन उस समय रशिया के SU-57 जैसे जो प्रोग्राम थे वो भी अपने एडवांस स्टेजेस में थे, और इसके चलते जो फंडिंग की दिक्कत थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और मिग ने काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन फिर आके उन्हें इस प्रोग्राम को बंद करना पड़ा। लेकिन अगर हम कुछ इसके बेसिक फीचर्स की बात करें जो हमें वहाँ पर देखने को मिलने वाले थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था ब्लेंडेड विंग बॉडी डिज़ाइन। यहाँ पर जो एयर फ्रेम था उसको बेसिकली फ्यूजलाज और विंग्स के साथ फ्यूज किया गया था, ताकि जो एरोडायनेमिक शेप है वो काफ़ी अच्छी मिले और लिफ्ट को मैक्सिमाइज किया जा सके और ड्रैग को रिड्यूस किया जा सके। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन सामने रखा गया था ये इन्हेंस्ड फ्यूल एफिशिएंसी, एक्सटेंडेड रेंज और लो रडार क्रॉस सेक्शन को भी ऑफर कर रहा था,
ताकि एनिमी के जो एडवांस रडार सिस्टम है उनको इवेट किया जा सके। इसमें कोई वर्टिकल टेल नहीं थी। जी हाँ, इसमें कोई ट्रेडिशनल स्टेबलाइजर नहीं थे, बल्कि इसके जगह पर जो कंट्रोल था वो हमें बेसिकली एरोडायनेमिक्स और इसके अलावा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ मिलने वाले थे। और इनकी मनोवरबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें जो 2D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम है वो हमें देखने को मिलते थे, जो कि थ्रस्ट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली रिडायरेक्ट कर सकते थे। इसके चलते जो प्रिसाइज कंट्रोल था वो बिना कन्वेंशनल कंट्रोल सर्फेसेस के भी प्राप्त हो रहा था। और यही सारी चीज़ें इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती थी, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन था बिना टेल के भी एयरक्राफ्ट को हाईली एजाइल बना रहा था डॉग फाइट के लिए, और हाई एंगल ऑफ अटैक के जो मनूवर्स हैं वो भी एयरक्राफ्ट काफ़ी अच्छे से कर सकता था। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोग्राम बंद क्यों हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मिग की ये डिज़ाइन काफ़ी प्रॉमिसिंग थी और मिग ने इस पे काफ़ी मेहनत किया, लेकिन कभी भी ये कॉन्सेप्ट स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया। इसके कुछ ही टेस्ट मॉडल तैयार किए गए थे, लेकिन बाद में इसको बंद करना पड़ा। इसमें सबसे बड़ा इशू था फंडिंग का। रशिया का डिफेंस बजट काफ़ी टाइट था और इकोनॉमिक सैंक्शन और दूसरे जो उनको प्रतिबंध थे वो रूस को काफ़ी परेशान कर रहे थे। SU-57 और हाइपरसोनिक वेपन्स की रेस में मिग का ये एम्बिशन ही बन के रह गया। ये कभी भी वास्तविकता का रूप नहीं ले सका। इसके अलावा इंडस्ट्रियल चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा थे। रशिया का एरोस्पेस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और उनके लिए उनका खुद का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट था SU-57, उसको बनाना ही अपने आप में एक चैलेंज होता जा रहा था। और यही कारण है कि सुखोई के डोमिनेंस के चलते मिग का ये जो प्रोग्राम था ये बुरी तरीके से प्रभावित हुआ और कभी आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है वो भी हमें देखने को मिली। एक समय रूस का फोकस था कि जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उनको ही मॉडर्नाइज किया जाए, तो उन्होंने MiG-35 और SU-35 जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ध्यान दिया और उन्होंने कभी भी इसके ज़्यादा आगे प्रैक्टिकल करने का नहीं सोचा। लेकिन बाद में उन्होंने MiG-41 जैसे इंटरसेप्टर पर ध्यान देना शुरू किया, जिसको पाक डीपी के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती है कि सीक्रेटली इस प्रोग्राम पर काम चालू है, लेकिन 2022 के बाद से इस पर कोई बड़ी अपडेट हमें देखने को नहीं मिली है। MiG-41 को लेकर क्लेम किया जाता है कि यह 5++ या 6th जनरेशन प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि एक हाई स्पीड इंटरसेप्टर होगा जो हाइपरसोनिक स्पीड को प्राप्त कर सकता है। हालांकि इसको लेकर ज़्यादा डिटेल्स पब्लिकली अभी सामने नहीं आई हैं। तो यहाँ पर ये सारे प्रोग्राम थे जिनके चलते जो मिग का ये कॉन्सेप्ट था ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अब यहाँ पर माना जा रहा है कि रूस इसको फिर से शुरू कर सकता है, लेकिन इस बार ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि उस समय के हिसाब से और आज के डिज़ाइन में काफ़ी फ़र्क है। अगर आज रशिया फिर से इस डिज़ाइन को रिवाइव करता है तो उन्हें फिर एडाप्टिव साइकिल इंजन्स पे काम करना पड़ेगा, क्वांटम सेंसर्स पे काम करना पड़ेगा, मैन अनमैन टीमिंग पर काम करना पड़ेगा, और ये सारी वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको रशिया या तो डेवलप कर रहा है या डेवलप करने में स्ट्रगल कर रहा है। तो कुल मिलाकर के उस समय जो मिग की डिज़ाइन थी वो समय के हिसाब से तो काफ़ी एडवांस थी, लेकिन रशिया ने शायद उसको रोक करके गलती कर ली, ऐसा अब रशियन एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। तो यहाँ पर अभी उम्मीदें जो सबसे ज़्यादा रशिया के ऊपर टिकी हुई हैं वो SU-57 को लेकर के ही हैं, और रूस फिलहाल तो इसका प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। लेकिन अब मिग का ये जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉन्सेप्ट था इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रही बात MiG-41 की, तो हम सब इसके बारे में इतना जानते हैं कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्टर होने वाला है, और क्लेम तो ये किया गया था कि 2026 में इसकी पहली उड़ान भी आयोजित कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक इसका कोई भी अभी करंट स्टेटस जो है वो सामने नहीं आया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।